साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रपति के संदर्भ में और राष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में बात कर चुके थे। शपथ के संदर्भ में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया एवं उनके निर्वाचक मंडल और योग्यता के संदर्भ में अपन बात कर चुके थे। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसे अपन महाभियोग बोलते हैं। महाभियोग किन के लिए काम में लिया जाता है, महाभियोग की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में भी बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, आप सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और 5 वर्ष कब से है तो पद ग्रहण करने से कितने वर्ष, 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो समय से पूर्व भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। साथियों, आपको ध्यान में यह रखना है कि महाभियोग शब्द भारतीय संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए उल्लेखित किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, महाभियोग शब्द भारत में राष्ट्रपति के लिए केवल और केवल किन के लिए, महाभियोग शब्द राष्ट्रपति के लिए काम में लिया गया है। इनके अलावा महाभियोग जैसे शब्दावली का प्रयोग किसी भी पदाधिकारी को हटाने के लिए नहीं किया गया है। अपन सामान्यतः जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को भी महाभियोग प्रक्रिया बोल देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। भाई, भारतीय मीडिया जो है कई बार इस प्रकार की शब्दों को दे देता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए लाया गया महाभियोग। ये महाभियोग नहीं है। अपन संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान में महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। पहले तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए साथियों, महाभियोग के संदर्भ में बात करें, किसके संदर्भ में, महाभियोग के संदर्भ में बात करें, इसे अपन क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। महाभियोग के संदर्भ में बात करें तो इसे अपन क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले महाभियोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में है, यह ध्यान में रखना है। आर्टिकल 61 का तो सबको पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। लेकिन साथ ही एक आर्टिकल और आप ध्यान में रखेंगे, और वो कौन सा है, अनुच्छेद 56। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 में उल्लेख किया गया है। कौन से अनुच्छेद में, आर्टिकल 56 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, राष्ट्रपति को समय से पूर्व या कार्यकाल से पूर्व, राष्ट्रपति को कार्यकाल से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात तो कौन से आर्टिकल में लिखी गई, 56 में। दूसरा आर्टिकल 61 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 61 में आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, महाभियोग। इस महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है, यानी महाभियोग की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसके संदर्भ में आप कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, 61। तो 2 अनुच्छेद ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले तो आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग किस कारण से लाया जाता है, यानी अपन बात करेंगे महाभियोग के कारण के संदर्भ। किसके बारे में बात करेंगे, महाभियोग के कारण। और महाभियोग के कारण के संदर्भ में बात करें तो संविधान में एक ही कारण दे रखा है, कौन सा, संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति संविधान का या तो क्या करे, उल्लंघन करे, या संविधान का क्या करे, अतिक्रमण करे। इस आधार पर राष्ट्रपति पर क्या लाया जा सकता है, कारण पता होना चाहिए। कहीं पर भी सिद्ध कदाचार या कहीं पर भी असमता जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। साथियों, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। एक ही आधार, एक ही कारण ध्यान में रखेंगे, कौन सा, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन करें, राष्ट्रपति या संविधान का अतिक्रमण करें, उनको हटाने के लिए क्या लाया जा सकता है, महाभियोग। अब महाभियोग की प्रक्रिया क्या रहेगी, देखिए जरा, आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ये संसद के
किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है। और किसी भी सदन का मतलब होगा कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया रहेगी वो संसद के दो ही सदन हैं। कौन कौन से? एक तो लोकसभा और दूसरी कौन सी सभा? राज्यसभा। एक तो लोकसभा और दूसरी कौन सी सभा? राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन लाने के लिए न्यूनतम सदस्यीय संख्या कितनी चाहिए? तो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, न्यूनतम सदस्य संख्या। न्यूनतम सदस्य संख्या, और न्यूनतम सदस्य संख्या के संदर्भ में आप क्या ध्यान में रखेंगे? अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के 1/4 और अगर राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के 1/4। ध्यान से सुनिएगा, जिस भी सदन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया लाई गई है उस सदन के कुल सदस्यीय संख्या के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का समर्थन क्या होता है? आवश्यक होता है। क्लियर रखिएगा, दोनों में 1/4 की आवश्यकता नहीं है। अगर पहले जिस सदन में लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का समर्थन क्या होता है? आवश्यक होता है। इसके बाद जैसे प्रस्ताव मान लेते पहले लोकसभा में लिया गया तो इसके बाद दूसरा सदन जो है, कौन सा सदन है? दूसरा सदन जो है ये जांचकर्ता की भूमिका में होगा। दूसरा सदन जो है ये जांचकर्ता की भूमिका में होगा, भूमिका में होगा। दूसरा सदन की भूमिका में होगा? जांचकर्ता की भूमिका में। जांचकर्ता की भूमिका का क्या मतलब? कि अगर प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया गया तो राष्ट्रपति पर किस कारण से महाभियोग आया है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण, इसकी जांच कौन सा सदन करेगा? लोकसभा। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया पहले तो जांच कौन सा सदन करेगा? राज्यसभा करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी दूसरा सदन जो है ये जांचकर्ता की भूमिका में होता है। दूसरा सदन क्या होता है? जांचकर्ता की भूमिका में होता है। जिस सदन में लाया गया वो जांच नहीं करेगा। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो जांचकर्ता की भूमिका में कौन सा सदन करेगा? लोकसभा। और अगर लोकसभा में लाया गया तो कौन सा सदन करेगा? राज्यसभा। अगला देखिए, यहां पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए क्या ध्यान में रखेंगे? राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने हेतु, अपना पक्ष रखने की क्या दी जाती है? स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। या तो राष्ट्रपति स्वयं अपना पक्ष रखेगा या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। राष्ट्रपति दूसरे सदन में जब जांचकर्ता की भूमिका में होगा दूसरा सदन, उस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष या तो स्वयं रख सकता है या राष्ट्रपति अपने किसी प्रतिनिधि को पक्ष रखने के लिए भेज सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया के समय, यानी राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के तौर पर महान्यायवादी को नहीं भेज सकता। ध्यान से सुनिएगा, किनको नहीं भेज सकता? राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसको नहीं भेज सकता? महान्यायवादी को नहीं भेज सकता। महान्यायवादी को नहीं भेज सकता। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। हाल ही एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न था कि राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? और उसमें एक कथन यह था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जब महाभियोग लाया गया है और उस समय राष्ट्रपति अपने पक्ष रखने के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर महान्यायवादी को भेज सकता है। आप कहेंगे नहीं, राष्ट्रपति महान्यायवादी को नहीं भेज सकता। दूसरे किसी वकील को, या तो स्वयं जाएगा या किसी अपने प्रतिनिधि के रूप में जो कानून का जानकार है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति सदन में भेज सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला स्टेप क्या रहेगा? पहले सदन में लाया, दूसरा सदन जांचकर्ता की भूमिका में होगा। राष्ट्रपति जो है अपना पक्ष रख सकता है या तो स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगी? सदन में चर्चा। सदन में क्या होगी? चर्चा। और सदन में चर्चा से कितने? 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या देनी होगी? सूचना।
राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी, सूचना देनी होगी। यह बात भी आप ध्यान में रखेंगे। सदन में चर्चा से कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को क्या देनी होगी, सूचना देनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज हटाने के लिए प्रस्ताव लाएगा तो आज सूचना देनी, नहीं, कितने दिन, जिस दिन सदन में चर्चा होती है उससे 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को क्या देनी होती है, सूचना देनी होती है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या के, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, कौन से बहुमत से, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को क्या करना होगा, पारित करना होगा। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, कुल सदस्य संख्या। क्या ध्यान में रखेंगे, कुल सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत होना चाहिए, 2/3। साथियों 2/3 भी अलग अलग होते हैं, एक तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाला का 2/3। जैसे अपन पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को जानेंगे, तो वहां पर जो हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में जो बहुमत होगा वो होगा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया रहती है जिसे अपन महाभियोग बोलते हैं, वहां पर उपस्थित और मतदान नहीं रहेगा, कुल सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत रहेगा, 2/3 बहुमत से क्या करना होगा, पारित करना होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कौन सा ध्यान में रखेंगे, कुल सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत, 2/3 बहुमत से क्या करना होगा, पारित करना होगा। क्लियर है बात। अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया। क्या ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट आपके ध्यान में रखेंगे, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को हटाने हेतु, किसी भी राष्ट्रपति को हटाने हेतु, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को हटाने हेतु महाभियोग नहीं लाया गया। ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चल रही होती है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चल रही होती है, महाभियोग प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त होगी। उस समय राष्ट्रपति को सभी शक्तियां प्राप्त होगी। सभी शक्तियां क्या होगी, प्राप्त होगी, जो उसे सामान्य अवस्था में क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। यानी महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती। यह भी आपको ध्यान में रखना है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चल रही होती है तो वो राष्ट्रपति सामान्य जो उनके कार्यकाल में जो उन्हें शक्तियां मिलती हैं वो शक्तियां प्राप्त होगी, उन्हें किसी भी प्रकार की शक्ति कटौती नहीं की जाएगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आपको ध्यान में रखना है कि अगर भारत में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है, अगर भारत में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है तो उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे। क्या वो वापस से चुनाव नहीं लड़ सकता, क्या उनके वेतन भत्तों में कटौती होगी, उनकी पेंशन में कटौती होगी, ये भी ध्यान में रखना है। अगर भारत में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है तो उनकी पेंशन और भत्तों में बंद हो जाएंगे। अगर भारत में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग विधि से हटा दिया गया है, महाभियोग विधि से हटा दिया गया है तो उसे पेंशन प्राप्त नहीं होगी, पेंशन एवं भत्ते प्राप्त नहीं होंगे, पेंशन एवं भत्ते प्राप्त
नहीं होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है उसके बाद क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो उनके पेंशन और उनके भत्तों में कटौती कर दी जाएगी, उन्हें नहीं मिलेंगे। बाकी वो भारत में पुनः राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, उनके चुनाव लड़ने पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होगी। यह भी अच्छा प्रश्न हो सकता है कि अगर भारत में किसी व्यक्ति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया है तो उसे पुनः चुनाव लड़ने का अधिकार होगा नहीं होगा, तो पुनः चुनाव लड़ सकता है। क्या ध्यान में रखेंगे, पुनः चुनाव लड़ सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बस यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि अगर भारत में किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है तो क्या वो पुनः चुनाव लड़ सकता है अथवा नहीं? बिल्कुल लड़ सकता है। भारतीय संविधान में इसके संदर्भ में कुछ भी उल्लेख नहीं है कि महाभियोग प्रक्रिया के हटाने के बाद उन्हें अधिकार प्राप्त होंगे अथवा नहीं होंगे चुनाव लड़ने के संदर्भ में। तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अभी तक भारत के किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। और जब हटाया नहीं गया है तो किसी ने चुनाव लड़ा भी नहीं है पुनः, क्योंकि जब हटाए और हटाने के बाद जब कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का चुनाव पुनः लड़ लेते हैं तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था है कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के कार्य एवं शक्तियों में कटौती नहीं की जाएगी। अगर कोई हटा दिया जाता है उनको पेंशन नहीं मिलेगी राष्ट्रपति को, लेकिन चुनाव लड़ने पर पाबंदी नहीं रहेगी, अतः चुनाव लड़ सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति की प्रक्रिया हटाने की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। महाभियोग प्रक्रिया को क्यों बोलते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भी अर्धन्यायिक तो बोलते हैं, ये सबको पता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, यह बड़ा जबरदस्त वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। यानी महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अब आप कहेंगे अर्धन्यायिक प्रक्रिया क्यों है, तो वो सुन लीजिएगा। आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया में दूसरा सदन जो है जांचकर्ता की भूमिका में होता है। उसमें राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हटाने के संदर्भ में बात करें तो उन्हें किसी भी प्रकार की संसद जो है सजा नहीं दे सकती। बाकी सारी प्रक्रिया न्यायपालिका के समान होती है, जिसमें जांच होती है। जांच में राष्ट्रपति अपने स्वयं या किसी प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकता है, लेकिन संसद को हटाने के संदर्भ में शक्ति प्रदान की गई है, सजा देने के संदर्भ में शक्ति प्रदान नहीं की गई है। अगर सजा के संदर्भ में होती तो अपन इसको न्यायिक बोलते हैं, लेकिन केवल जांच कर सकते हैं, तब ये कैसी प्रक्रिया हो गई, अर्धन्यायिक हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है। महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि दूसरा सदन जो है ये किसकी भूमिका में होता है, जांचकर्ता की भूमिका में। दूसरा सदन किसकी भूमिका में होता है, जांचकर्ता की भूमिका में होता है। और इसमें राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी जाती है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी जाती है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसीलिए इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, महाभियोग प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न अपने से पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचक गण में शामिल होते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। और दूसरा प्रश्न, ऐसे कौन से सदस्य हैं जो महाभियोग में तो शामिल होते हैं लेकिन चुनाव में शामिल, अलग अलग है, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइएगा ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। महाभियोग प्रक्रिया में भाग
नहीं लेते हैं। ये तो आपका रहेगा पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ऐसे सदस्य जो महाभियोग प्रक्रिया में तो भाग लेते हैं। पहला क्या है, ऐसे सदस्य जो चुनाव में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते। और दूसरा, ऐसे सदस्य जो महाभियोग में भाग लेते हैं, महाभियोग में भाग लेते हैं एवं चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, एवं चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। पहले का आंसर क्या रहेगा बताइएगा जरा। पहले का आंसर रहेगा, ऐसे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि कौन कौन है जो चुनाव में भाग लेते हैं। तो मैंने कहा चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन महाभियोग में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधानसभाओं को महाभियोग में भाग लेने का अधिकार ही नहीं है। तो यहां पर क्या रहेगा, वे सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। कौन रहेगा, विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य। बड़ा जबरदस्त प्रश्न हो सकता है। विधानसभाओं के सदस्य जो हैं, एमएलए जो हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। दूसरा प्रश्न है, ऐसे सदस्य जो महाभियोग में तो भाग लेते हैं लेकिन चुनाव में भाग नहीं लेते, वो कौन सा करेंगे। तो यहां पर आपका रहेगा लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के कैसे सदस्य, मनोनीत सदस्य। लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचक गण में तो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये अच्छा प्रश्न हो सकते हैं, दोनों अलग अलग ध्यान में रखने हैं। तो पहले निर्वाचक गण आपको ध्यान में होना चाहिए, कौन कौन भाग लेते हैं। जब वो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो दोनों प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे। और ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके, दोनों बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, इसको ध्यान में रखना है। ये थी राष्ट्रपति की कौन सी क्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। अब अपन बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करें, राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन कई भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कई भागों का क्या मतलब हुआ कि राष्ट्रपति की शक्तियों को कुछ अनुच्छेदों में सीमित कर पाना संभव नहीं है। जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, या इसे राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां भी कहा जाता है। कौन सी शक्तियां कहा जाता है, कार्यकारी। दूसरी अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, व्यवस्थापिका संबंधी। कौन सी करेंगे, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों को विधायी शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में। कौन सी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। फिर अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। और अंतिम अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, आपातकालीन संबंधी शक्तियां। कौन सी शक्तियां, आपातकालीन संबंधी शक्तियां, जिसमें अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 352, 356 और 360। इनके अलावा राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और राष्ट्रपति की कुछ कूटनीतिज्ञ शक्तियां हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे। इसलिए मैंने कहा राष्ट्रपति को कुछ अनुच्छेदों में सीमित कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी। राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। देखिए, जहां जहां आर्टिकल रहेंगे मैं आप लोगों को साथ में अनुच्छेद भी बताने वाला हूं कि इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है और इसके तहत राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां प्रदान की गई। देखिए, सबसे पहले बात करें आर्टिकल 53 के संदर्भ में।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 में उल्लेख किया गया है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी एवं राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अपने अधीनस्थ, कहीं नहीं लिखा है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का प्रयोग किन की सहायता से करेगा? विकल्प नंबर ए मंत्री परिषद, बी मंत्रिमंडल, सी अधीनस्थ अधिकारी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा करेंगे? अधीनस्थ अधिकारी। कहीं नहीं लिखा मंत्री परिषद। 53 में क्या लिखा? आजकल शब्द से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा आर्टिकल में लिखा है वो हुबहू आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 53 में क्या लिखा है कि देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी एवं राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन शक्तियों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। ऐसी बात भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 53 में लिखी गई है, वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अधीनस्थ अधिकारी लिखा गया है 53 में, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या लिखा गया है? अधीनस्थ अधिकारी लिखा गया है, कहीं पर भी मंत्री परिषद जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया। फिर आप कहेंगे मंत्री परिषद जैसे शब्दों का उल्लेख कहां किया गया है? वो सुन लीजिएगा। आर्टिकल 74 जब आप देखते हैं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 जब आप देखते हैं तो 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता के लिए, सलाह एवं सहायता हेतु, राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श से ही, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श से ही कार्य करेंगे। ये आर्टिकल कौन से में लिखा है? 74 में लिखा है। मैं कहूं अगर अनुच्छेद देकर प्रश्न पूछ ले तो आपको आर्टिकल 53 में अधीनस्थ अधिकारी ध्यान में रखना है। आर्टिकल 53 में मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल जैसे शब्द नहीं लिखे गए। आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सहायता से क्या करेगा? कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा ध्यान में रखेंगे? 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद जो भी सलाह देगा, मंत्री परिषद जो भी सलाह किनको देगा? राष्ट्रपति को जो भी सलाह देगा, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए क्या होगा भाई? बाध्यकारी होगा। क्या लिखा गया कि मंत्री परिषद जो भी सलाह देगा उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा? बाध्यकारी होगा। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा किया गया? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, और इसके द्वारा क्या प्रावधान किया कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति जो है एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कितनी बार? एक बार पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। कितनी बार भेजेगा भाई? एक ही बार भेजेगा। अगर वापस से मंत्री परिषद ने वही सलाह दी तो इस बार राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होंगे? बाध्यकारी होंगे। बड़ा जबरदस्त प्रश्न बन सकता है। मूल संविधान में क्या था? मूल संविधान में यह उल्लेखित था कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 42वें द्वारा क्या प्रावधान किया गया? 42वें द्वारा इसमें प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को जो भी मंत्री परिषद ये सलाह देगा, राष्ट्रपति मानने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी।
कौन थे? इंदिरा गांधी देश के उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री। लेकिन जैसे ही 1971 में चुनाव हुए, देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और कहा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे मैं राष्ट्रपति और मुझे मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी है, ठीक है, तो मैं एक बार इनको वापस भेज सकता हूं। अगर मंत्रिपरिषद उसमें परिवर्तन करे नहीं करे, वापस से मेरे पास आए, तो मेरे को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे, मेरे को स्वीकृत करनी होगी, मैं वापस से उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कहा कि इस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बना दीजिएगा। राष्ट्रपति एक बार कहेगा थोड़ा सा सोच लीजिएगा, इसकी बजाय इसको बनाते तो बेहतर होता। मंत्रिपरिषद ने कहा नहीं, हम जो कह रहे हैं उसी को बनाना है, तो फिर राष्ट्रपति जो है उस व्यक्ति को बना देगा। तो कितनी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? एक बार। कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा? 74 और 74, आर्टिकल 53, दोनों में अलग अलग प्रकार का प्रश्न हो सकता है। और 53 में यहां से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि आर्टिकल 53 में किन का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 53 के संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे अधीनस्थ अधिकारियों का प्रावधान किया गया है, जबकि 74 में किसका प्रावधान किया गया है? मंत्रिपरिषद की बात। अभी तक मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है। मंत्रिमंडल का उल्लेख एकमात्र आर्टिकल में है 352, वो भी मूल संविधान में नहीं था, उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जिसमें सबसे आर्टिकल 53 के बारे में बात की और उसके बाद आर्टिकल 74 के संदर्भ। अगला देखिए आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या प्रावधान है? तो आर्टिकल 75 में प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। कौन सी सभा में? लोकसभा। आप सभी को पता है कि हमारे यहां दो सदन हैं। कितने सदन हैं? दो सदन। एक तो है लोकसभा और दूसरी कौन सी सभा है? राज्यसभा। लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन। कौन सा सदन है? निम्न सदन। और राज्यसभा को बोला जाता है कौन सा सदन है? उच्च सदन। कौन सा सदन? उच्च सदन। ये जो लोकसभा है, और लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है वर्तमान में? 543। कितनी है? 543। और 543 में से बहुमत का मतलब कितनी सीटें हो गई? 272। जिस भी राजनीतिक दल को, राज्यसभा में बहुमत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार और प्रधानमंत्री हमेशा उसी पार्टी की बनेगी जिसका लोकसभा में क्या होगा? बहुमत होगा। और आर्टिकल 75 में क्या लिखा है? 75 में लिखा है कि लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलेगा, और बहुमत का मतलब है कि लोकसभा में 543 सीटें और 543 का बहुमत कितना हो गया? 272। जिस भी राजनीतिक दल को 272 सीट मिलेगी, अर्थात जिस भी राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत मिलेगा, उस राजनीतिक दल के, उस लोकसभा में राजनीतिक दल के बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। सब एक एक शब्दों का बड़ा महत्व। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री होता है, विकल्प नंबर ए निर्वाचित, बी मनोनीत, सी नियुक्त और डी पदेन। क्या करेंगे? नियुक्त। प्रधानमंत्री का चुनाव होता है क्या? कभी सुना है कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा? नहीं। किन का चुनाव लड़ा था? लोकसभा का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, प्रधानमंत्री हमेशा नियुक्त होता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? 75। दूसरी बात सुनिए, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को बनाए वो 272 में शामिल हो। बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे अपन पढ़ेंगे योग्यता के संदर्भ में, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य को भी बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री रहे और दोनों ही बार राज्यसभा के सदस्य थे। कौन सी सभा के? राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल 75 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 75 में लिखा गया है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त
बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है एवं इन्हें शपथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। तो प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 75। लेकिन शर्त क्या है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही बनाया जाएगा। और लोकसभा में बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272। आप कहेंगे कि अगर 272 सीटें नहीं मिले तो भी ऐसा भी तो हो सकता है कि 543 में से बहुमत के लिए 272 सीट चाहिए। और कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि 272 सीट किसी भी राजनीतिक दल को मिले ही नहीं। जैसे मान लेते हैं कि 543 में से जैसे ही लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनाव का परिणाम इस प्रकार आया, 200 सीट मिल गई कांग्रेस को, 150 सीट मिल गई बीजेपी को, और बाकी किसी को 60 मिली, किसी को 70 मिली। इस प्रकार से जो है किसी भी राजनीतिक दल को 272 सीट नहीं मिली। अब क्या होगा? क्योंकि यहां तो क्या लिखा है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। अब क्या होगा? अब राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को, लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करेगा? आमंत्रित करेगा। और लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्हें, इस राजनीतिक दल को लोकसभा में क्या बहुमत सिद्ध करना होगा? ये गठबंधन कर सकते हैं तो कांग्रेस इनके अलावा जो है यहां से कुछ सीटें लेके साथ में मिला के जो है सरकार बना सकते हैं। तो दूसरा ध्यान में रखना है, अगर किसी भी राजनीतिक दल को, अगर ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिले तो क्या होगा? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो संविधान में उल्लेखित नहीं है। जैसे ये संविधान में उल्लेखित नहीं है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो क्या होगा। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा होता है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी दल को, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, स्पष्ट बहुमत, अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो सबसे बड़े दल के नेता को, सबसे बड़े दल के नेता को, सबसे बड़े दल को नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो संविधान में उल्लेखित नहीं है, जिनमें से एक बात ये ध्यान में रखें। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? 75 में। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होगा? नेता होगा। अगला देखिए, उसके बाद क्या होगा? प्रधानमंत्री से परामर्श से, या अपन यूं कहें प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं एवं इन्हें शपथ दिलाते हैं, एवं इन्हें शपथ दिलाते हैं, एवं इन्हें क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। यह भी बात आपको ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखेंगे? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं एवं इन्हें शपथ दिलाते हैं। परामर्श किसकी लेनी होगी? प्रधानमंत्री की। अब राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को नहीं बना सकता। ये जैसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जैसे ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया,
अब राष्ट्रपति मोदी जी से पूछेंगे कि आपकी टीम में, और आपकी टीम का मतलब हुआ मंत्री परिषद में किस किस को शामिल करना है, बताइएगा जरा। तो मोदी जी एक लिस्ट देंगे कि भाई साहब ये मैं लिस्ट दे रहा हूं ना, ये जो है इन सबको आप क्या नियुक्त कर दो, मंत्री नियुक्त कर दो। इन सबको क्या बना दो, मंत्री बना दो। और मंत्री बनाने के साथ इन्हें क्या दिला दो, आप शपथ दिला दो। ये काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी मंत्री नहीं बनेगा। राष्ट्रपति मंत्री उसी व्यक्ति को बनाएगा जिसके संदर्भ में प्रधानमंत्री ने उसे परामर्श किया है या प्रधानमंत्री ने परामर्श दिया है। तो प्रधानमंत्री के बाद जो है मंत्री परिषद में कौन शामिल होंगे, इसका निर्धारण कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। लेकिन मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान से सुनिएगा। अगली बात आपको क्या ध्यान में रखना है, अगली बात ध्यान में रखनी है, मंत्रियों के विभागों का आवंटन, मंत्रियों के विभागों का आवंटन, या मैं कहूं मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, मंत्रियों के विभागों का आवंटन या मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, ये किन के द्वारा किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा। ये किन के द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। आपके इसका क्या मतलब हुआ, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री बनाना है, गृह मंत्री किसको बनाना है, रक्षा मंत्री किसको बनाना है, चिकित्सा मंत्री किसको बनाना है, कृषि मंत्री किसको बनाना है, ये प्रधानमंत्री तय करेगा। और अगर किसी को पहले रक्षा मंत्री बनाए उसको गृह मंत्री बनाना है, गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बनाना है, मतलब मंत्री परिषद में मंत्रालयों की फेरबदल करनी है, तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। ध्यान से सुनिएगा, मंत्रियों के विभागों का आवंटन एवं फेरबदल किनके द्वारा किया जाए, प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइएगा मंत्रियों के, प्रश्न क्या पूछे कि मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम, कार्य आवंटन के नियम किनके द्वारा बनाए जाएंगे, तो मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम किनके द्वारा बनाए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। फिर मंत्री बनाने के बाद उनके विभागों के जो कार्य आवंटन के नियम है ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे। और राष्ट्रपति के द्वारा जो है 1961 में क्या बनाए गए, कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाए गए। 1961 में कार्य आवंटन संबंधी नियम बनाए गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब बनाए गए, 1961 में। और कार्य आवंटन के नियम के संदर्भ में अगर अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, 77। आर्टिकल 77 में लिखा गया है कि मंत्रियों के कार्य आवंटन संबंधी नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे। मंत्रियों के कार्य आवंटन संबंधी नियम कौन बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कौन करेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अगला देखिए, अगला आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी मंत्री को क्या करना है भाई, बर्खास्त करना है। अगर किसी मंत्री को बर्खास्त करना है और अगर किसी मंत्री को त्यागपत्र देना है, अगर किसी मंत्री को क्या करना है, बर्खास्त करना है, और अगर किसी मंत्री को त्यागपत्र देना है तो किन को देगा, राष्ट्रपति को देगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हालांकि अपन मंत्री परिषद में सारी बातें क्लियर करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं एक चार्ट बना रहा हूं, सारी बातें क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, सबसे पहले अपन बात करें प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी। कितनी बातें ध्यान में रखनी है, 3 बातें। पहली सुनिए, अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आप कहेंगे भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न पूछे, बताइएगा जरा प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, आप कहेंगे प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। तीसरा, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है, प्रधानमंत्री किसे बनाया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसका लोकसभा में क्या है, बहुमत है, जिसका लोकसभा में क्या है, बहुमत है। ठीक है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में, और प्रधानमंत्री के संदर्भ में आर्टिकल आप ध्यान में रख सकते हैं कौन सा, 75।
बस इसी प्रकार पढ़िएगा। नियुक्ति कौन करा? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिला? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा? जो लोकसभा में जिस पार्टी को क्या होगा? बहुमत होगा। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को बहुमत होगा, लोकसभा में उसका नेता चुना जाना आवश्यक है। अर्थात लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। बहुमत प्राप्त दल का क्या होना चाहिए? नेता होना चाहिए। जरूरी नहीं है लोकसभा का सदस्य हो, जरूरी नहीं है लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या बनाया जाना चाहिए? नेता बनाया जाना चाहिए। अगला देखिए जरा, मंत्रियों के संदर्भ में बात कर लेते हैं। मंत्री के संदर्भ, तो आपको ध्यान में रखना है मंत्री के संदर्भ में। तो सबसे पहले मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? तो मंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्री को शपथ भी दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। मंत्री अपना त्याग पत्र भी किन को देते हैं? तो मंत्री अपना त्याग पत्र भी किन को देते हैं? राष्ट्रपति को। मंत्री को बर्खास्त करना है तो मंत्री को बर्खास्त कौन करेगा? मंत्री को बर्खास्त भी करेगा राष्ट्रपति। मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम कौन बनाएगा? तो मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम, कार्य आवंटन के नियम किनके द्वारा बनाए जाएंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये सारी बातें जब राष्ट्रपति के हैं तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि मंत्री जो हैं व्यक्तिगत रूप से, मंत्री जो हैं व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री व्यक्तिगत रूप से किन के प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति। इस प्रकार डायग्राम पढ़ के बना के पढ़िएगा। बिल्कुल पहले थ्योरी पढ़िएगा अच्छे ढंग से, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना के इस प्रकार से कंप्लीट कर लीजिएगा। हालांकि अपन मंत्री परिषद पढ़ेंगे उसमें सारी बातें डिटेल से वापस आपकी रिपीट होगी। एक बात यहां पर आपको क्या ध्यान में रखनी है? बस एक बात ये ध्यान में रखनी है कि मंत्रियों के विभागों का आवंटन, मंत्रियों के विभागों का आवंटन या मंत्रियों के विभागों में फेरबदल, विभागों का आवंटन करना है या विभागों में फेरबदल करना है, ये किनके द्वारा किया जाएगा भाई? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मंत्रियों के विभागों का आवंटन या विभागों का फेरबदल किनके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बस ये ध्यान में रखना है। और ये सारी बातें आर्टिकल ध्यान में रखेंगे कौन सा? 74 और कार्य आवंटन के नियम में आर्टिकल ध्यान में रखेंगे 77। हो गई बात क्लियर? अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, जिसमें कुछ आर्टिकल पढ़े कौन कौन सा? आर्टिकल 53, आर्टिकल 77, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। अगला देखिए जरा, अगली कार्यपालिका संबंधी शक्ति में आपको ध्यान में रखनी है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 78 और आर्टिकल 78 में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है? कि राष्ट्रपति जो हैं विधि निर्माण एवं प्रशासन के संबंध में प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं। राष्ट्रपति विधि निर्माण एवं प्रशासन के संदर्भ में प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना ले सकते हैं और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगी गई सूचना उसे अवगत करवाए। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? 78 में। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में संबंधों का आर्टिकल कौन सा है? 78। क्या ध्यान में रखना है? 78 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित, विधि निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित, विधि निर्माण एवं प्रशासन से संबंधित सूचना मांग सकता है, सूचना मांग सकता है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे? प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि समय समय पर देश में विधि निर्माण एवं प्रशासन संबंधी
सूचना राष्ट्रपति को अवगत करवाएं, राष्ट्रपति को अवगत करवाएं। ये बात कौन से आर्टिकल में ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल ध्यान में रखेंगे 78। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों की बात करें तो आप ध्यान में रख सकते हैं आर्टिकल 78 में अपन क्या ध्यान में रखेंगे? इसमें प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों की बात, एक ही अनुच्छेद ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंध, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों का आर्टिकल ध्यान में पूछे तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल कौन सा? 78। लेकिन अगर विकल्प में एक से अधिक आर्टिकल हो और प्रश्न इस प्रकार का पूछ ले कि बताइएगा जरा प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, प्रश्न क्या पूछे कि बताइएगा जरा प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों से संबंधित अनुच्छेद हैं, संबंधों से संबंधित अनुच्छेद हैं, और विकल्प आपके दे दे 4। कौन कौन सा? ए दे दे आर्टिकल 78, 74 और 73, बी दे दे 74, 76 या आपके 74, 89 और 71, सी दे दे 74, 75 और 78, और डी दे दे आर्टिकल 61, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 78। अब बताइएगा जरा, अब एक से अधिक पूछा, एक पूछा होता तो अपन कर देते 78। अगर एक आर्टिकल का पूछे तो कौन सा करेंगे? 78। ए का पूछे तो कौन सा करेंगे? 78। ए का पूछे तो 78। लेकिन एक से अधिक विकल्प हैं तो आप इसमें 3 ध्यान में रखेंगे। कौन कौन से? 74, 75 और 78। 74, 75 और 78। आप कहेंगे 3 क्यों? तो देख लीजिए 3 क्यों। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 74 में मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में बात हो रही है। 74 में मंत्रियों की नियुक्ति के संदर्भ में बात हो रही है। मंत्रियों की नियुक्ति कर तो कौन रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति परामर्श किससे ले रहा है भाई? प्रधानमंत्री से। राष्ट्रपति परामर्श किससे ले रहा है? प्रधानमंत्री से। बिल्कुल संबंध होगा कि नहीं होगा? दूसरा आर्टिकल देखिए 75, और 75 में तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और 78 में प्रधानमंत्री के कार्य, प्रधानमंत्री के कर्तव्य एवं राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री से मांगी गई सूचना जो विधि एवं प्रशासन से संबंधित होगी, समय समय पर राष्ट्रपति ऐसी सूचना, प्रधानमंत्री ऐसी सूचना को राष्ट्रपति को क्या करवाएगा? अवगत करवाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 74, 75 और कौन सा ध्यान में रखेंगे? 77, जहां से अच्छा प्रश्न अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 3 आर्टिकल एक साथ ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल यानी अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग या पिछड़ा वर्ग आयोग। देखिए जरा, इन तीनों के संदर्भ में आयोग का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। साथ ही इनमें जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं 3, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 3 आर्टिकल ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 338 बी। 338 बी आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा डिटेल में जानेंगे इनको, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखना है। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति पढ़े तो राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में ध्यान। इसमें प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित, पहले एक ही हुआ करता था दोनों का, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जाति आयोग। इसमें किसका प्रावधान किया गया है? अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति आयोग। और इसमें प्रावधान किया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग। ध्यान से सुनिएगा, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, इन तीनों आयोगों का गठन किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। गठन किनके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। और तीनों आयोगों में एक होता है भाई अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष, और इसमें 3 क्या होते हैं? सदस्य।
प्रत्येक में 3-3, प्रत्येक में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 क्या होंगे, सदस्य होंगे। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये आपके लिए अच्छा प्रश्न हो सकता है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के संदर्भ में, जिसमें आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। आर्टिकल 338A के तहत, पहले ये दोनों एक ही थे, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही हुआ करता था, बाद में अमेंडमेंट करके अलग अलग किया गया। और राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग के आयोग का गठन करेगा और इनके लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यह भी राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अगला देखिए, अगला आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 339। कौन सा ध्यान में रखना है, आर्टिकल 339। और अनुच्छेद 339 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु एक अस्थायी आयोग का गठन कर सकता है। एक स्थायी आयोग है वो जो पहले पढ़े थे 338 में, अस्थायी आयोग का गठन कर सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, 339। और 339 के साथ अगला आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे, कौन सा, 340। कौन सा ध्यान में रखेंगे, 340। और 340 में क्या प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो हैं पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु, पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु, पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु समय समय पर आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु समय समय पर आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। और आप सभी को पता होगा कि 1953 में ऐसा ही एक आयोग बनाया गया था पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए, जिसे अपन क्या बोलते हैं, काका कालेलकर आयोग। कौन सा आयोग है, काका कालेलकर आयोग। और काका कालेलकर आयोग का संबंध पिछड़े वर्ग के लिए है। कौन से आर्टिकल के आधार बनाकर किया गया, 340। बड़े जबरदस्त आर्टिकल हैं ये, अच्छे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। और इसी के तहत आपको दूसरा ध्यान में रखना है, 1979 में कौन सा बनाया गया था, बीपी मंडल आयोग। कौन सा आयोग, बीपी मंडल आयोग। और बीपी मंडल आयोग को अपन क्या बोलते हैं भाई, बिदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। कौन सा, बिदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। ये 1979 में बनाया गया। और इसी के आधार पर 1990 में पिछड़ा वर्ग को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। इसके बारे में अपन आर्टिकल 16(4) पढ़ते समय वहां पर बात की थी। ठीक है, तो आर्टिकल 339 में SC/ST के कल्याण के लिए अस्थायी आयोग बनेगा। और आर्टिकल 340 में राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एक आयोग बनाएगा। और इसके तहत जो है काका कालेलकर आयोग और कौन सा बनाया गया है, बीपी मंडल आयोग भी बनाया गया। अगला आर्टिकल देखिए जरा, अगला आर्टिकल ध्यान में रखना है आपको 341। और दूसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे, 342। क्या लिखा गया 341 में, आर्टिकल 341 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य की राज्यपाल से परामर्श से, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। किसी भी जाति को अगर एससी में शामिल करना है, किसी भी जाति को अगर एससी में शामिल करना है तो राष्ट्रपति करेगा, न संसद करेगी, न किसी राज्य की विधानमंडल करेगी, न ही राज्यपाल करेगा। किसी भी जाति को अगर अनुसूचित जाति में शामिल करना है राष्ट्रपति करेगा। और इसका आधार कौन सा आर्टिकल है,
341। एक एक बात लिखी गई है और ये सारी की सारी राष्ट्रपति की कैसी शक्तियां पढ़ रहे हैं अपन, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। आर्टिकल 342 के बारे में बात करें तो 342 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति किसी भी जाति को, राष्ट्रपति जो है किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है, अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है, अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से आर्टिकल में, 342। और अनुसूचित जनजाति का मतलब है किस में शामिल करेगा, एसटी में। अगर किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना है तो भी राष्ट्रपति करेगा, और किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है तो भी किन के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 263। क्या ध्यान में रखेंगे, 263। और आर्टिकल 263 के तहत जो है राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है, अंतरराज्यीय परिषद का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। कौन से आर्टिकल में प्रावधान किया गया, भी 263 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है अंतरराज्यीय परिषद का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। अंतरराज्यीय परिषद का गठन क्यों, राज्यों में आपसी बेहतर संबंधों के लिए या फिर केंद्र और राज्यों में अच्छे संबंध हो, इसके लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा। पहले नहीं किया गया था, इसके बाद आप लोगों को पता हो तो एक केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक आयोग बना था, कौन सा, सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग बना था, सरकारिया आयोग। और इस सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने कहा सरकारी आयोग के अध्यक्ष से रणजीत सिंह सरकारिया। कौन थे, रणजीत सिंह सरकारिया, जिसके नाम पर इस आयोग का नाम क्या पड़ा, सरकारी आयोग। रणजीत सिंह सरकारिया जिसकी अध्यक्षता में आयोग बना था। इस आयोग ने क्या कहा कि केंद्र राज्य संबंधों के लिए क्या बनाया जाए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए। तो बाद में इस सरकारिया समिति की या सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल को आधार बनाकर करेगा, आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। किसकी सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक आपने देखा होगा संघ शासित प्रदेश, जिसे अपन केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। इन संघ शासित प्रदेशों में जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अपन यूं कह सकते हैं। जैसे राज्य में राज्यपाल के प्रति होते हैं, उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति के प्रति क्या रहते हैं, उत्तरदायी रहते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में अपन शामिल मान सकते हैं। अब कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में ही राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां आती हैं। ये कार्यपालिका में ही शामिल रहेगी, कौन सी, नियुक्ति संबंधी शक्तियां। देखिएगा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में नियुक्ति संबंधी शक्तियों के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है, लेकिन किन की परामर्श से करेगा, मंत्री परिषद के। अपने विवेक से किसी की भी नियुक्ति नहीं करेगा, किन की परामर्श से करेगा, मंत्री परिषद की परामर्श से करेगा। किन किन की नियुक्ति करता है, देखिएगा, जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की। सभी राज्यों में किसकी नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। दूसरा देखिए, जो भी संघ शासित प्रदेश हैं, जो भी क्या है, संघ शासित प्रदेश हैं, इन संघ शासित प्रदेशों में किन की नियुक्ति करता है, उपराज्यपाल। दूसरा मैं कहता हूं प्रशासक, या किन की नियुक्ति करता है, आयुक्त की नियुक्ति करता है। क्योंकि संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में उपराज्यपाल, प्रशासक और आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। तीसरा आप ध्यान में रख सकते हैं, विदेशों में। विदेशों में किन की नियुक्ति करता है, तो एक तो आप ध्यान में रखेंगे उच्चायुक्त की नियुक्ति, और उच्चायुक्त के साथ में राजदूत की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। आप कहेंगे अलग अलग क्यों, जो देश कभी ब्रिटेन के अधीन थे या जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, उन देशों में जो राजदूत होता है उसी को क्या बोलते हैं, उच्चायुक्त बोलते हैं। और राष्ट्रमंडल के सदस्यों के अलावा
जो होते हैं उसमें क्या बोलते हैं अपन, राजदूत के नाम से बोलते हैं। तो जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, कौन से, राष्ट्रमंडल के सदस्य जो देश हैं, जो एक जमाने में ब्रिटेन के अधीन थे, राष्ट्रमंडल के सदस्य देश, उसमें तो किसकी नियुक्ति होती है, उच्चायुक्त की, और बाकी काम होती है राजदूत की। बस नाम अलग है, बाकी काम एक ही। अगला देखिए, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही आप ध्यान में रखेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। इनके साथ ही आप ध्यान रखेंगे महान्यायवादी, इनके साथ ही आप ध्यान में रखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीएजी। और इनके अलावा आप ध्यान में रख सकते हैं केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग। देखिए जरा, इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष, इनके भी अध्यक्ष एवं सदस्य, और इनके भी अध्यक्ष एवं सदस्य। इनकी नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है। इनके अलावा बहुत सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है वो आपको ध्यान में रखनी है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति महान्यायवादी करता है, और दो राज्यों का आपस में अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति महान्यायवादी राष्ट्रपति करता है, और वित्त आयोग जो आर्टिकल 280 में प्रावधान किया गया है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं जो भी आयोग अपन पढ़ेंगे, ठीक है, अपने सिलेबस में जो आयोग दे रहे हैं, तो आयोगों से संबंधित भी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को प्रावधान किया गया है। ये सारी की सारी नियुक्तियां जो हैं राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करेगा, सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति मंत्री परिषद की परामर्श से करेगा। महान्यायवादी की नियुक्ति हो, सीएजी की नियुक्ति हो, राज्यपाल की नियुक्ति हो, उपराज्यपाल, प्रशासक या आयुक्त की नियुक्ति हो, उच्चायुक्त या राजदूत की नियुक्ति हो, राष्ट्रपति अपने विवेक से एक भी नियुक्ति नहीं करेगा, सारी नियुक्ति मंत्री परिषद की परामर्श से की जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उनको अपन तब पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां पढ़ेंगे, उस समय। आज के लिए बस इतना ही। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां थी। मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति को कुछ अनुच्छेदों में सीमित कर पाना संभव नहीं है, बड़ा डिटेल में और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने को जानना है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बाद नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका एवं विधायी शक्तियों के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।